देखिए, कल हम चर्चा कर रहे थे कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की, और आज हम चर्चा करेंगे कार्ल मार्क्स के इतिहास की आर्थिक एवं भौतिकवादी व्याख्या। द्वंद्वात्मकवादी भौतिकवाद के सिद्धांत को ऐतिहासिक विकास पर लागू करने के लिए मार्क्स को हम इतिहास की भौतिक व्याख्या के सिद्धांत के नाम से पुकारते। इतिहास या समाज का विकास द्वंद्व की प्रणाली से होता है और भौतिक पदार्थ उस विकास को चलायमान करते हैं। इस सिद्धांत को आर्थिक नियतवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद और इतिहास की आर्थिक व्याख्या जैसे सिद्धांतों के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत मार्क्स ने दर्शाने का प्रयास किया है कि सामाजिक विकास कोई सीधी सरल रेखा के समान नहीं और न ही उसका कोई ईश्वरीय प्रेरक कारण है। समाज की प्रगति द्वंद्वात्मक प्रणाली द्वारा होती है और विकास की प्रक्रिया एवं उसकी अंतिम दिशा को निर्धारित करने वाले आर्थिक तत्व होते हैं। यानी इतिहास का निर्धारण अंतिम रूप से आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार होता है, ये कार्ल मार्क्स का कहना है। इस सिद्धांत पहले इतिहास तथा राजनीति संबंधी विचारों को जो गड़बड़ी और मनमानी फैली थी, उसके स्थान पर आश्चर्यजनक रूप से पूर्ण एवं क्रमबद्ध वैज्ञानिक सिद्धांत की स्थापना हुई और इतिहास में जो भी परिणाम हुए उसका मुख्य कारण आर्थिक था। लोग भोजन, वस्त्र, आवास और जीवन के अन्य आवश्यक बिना नहीं रह सकते, पर प्रकृति ये सब उन्हें स्वयं बनाकर उनके हवाले नहीं करती। उन्हें प्राप्त करने के लिए मनुष्य को श्रम करना पड़ता है। अतः सामाजिक जीवन का आधार है और मनुष्य के लिए प्राकृतिक आवश्यकता है। मार्क्स से पूर्व समाज के इतिहास के कुछ विद्वानों ने कहा है कि इतिहास का निर्माण बड़े बड़े राजाओं, बादशाहों, युद्ध एवं सेनापति द्वारा हुआ है। कार्लाइल जैसे विचारकों का मानना है कि इतिहास का निर्माण जूलियस सीजर, नेपोलियन, क्रोमवेल जैसे महान नायक करते हैं। मार्क्स ऐसे सिद्धांतों और इतिहासकारों से सहमत नहीं है जिन्होंने इतिहास को कुछ विशेष और महान व्यक्तियों के परिणाम कहा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कार्ल मार्क्स के इतिहासवादी जो सिद्धांत है इतिहास को, उसके 6 काल बताए कार्ल मार्क्स। पहला आदिम साम्यवादी युग, दूसरा दास युग, तीसरा सामंतवादी युग, चौथा पूंजीवादी युग, पांचवा सर्वहारी अधिनायकवाद का युग और छठा साम्यवादी। ये कार्ल मार्क्स ने इतिहास की 6 अवस्थाएं बताई। सबसे पहले आदिम साम्यवादी व्यवस्था। देखिए, आदिम साम्यवादी युग आर्थिक व्यवस्था एक साम्यवादी व्यवस्था थी। मनुष्य कंदमूल, फल, शिकार से अपना पेट भरता था। शिकार द्वारा पेट भरने की स्थिति में सामूहिक जीवन को जन्म दिया। लोग मिलकर शिकार करते थे और मिलकर ही उसे खाते थे। उस संपूर्ण पूर्ण समानता एवं पूर्ण स्वतंत्रता थी। न कोई लुटेरा था और न कोई शोषक। उन दिनों परिवार का जन्म नहीं हुआ था और संपूर्ण कबीला एक ही परिवार होता था, जिसमें बगैर किसी रिश्ते के सभी स्त्री पुरुष समानता और स्वतंत्रता के आधार पर संबंध हुआ करते। इस समाज में मानव द्वारा मानव का शोषण नहीं होता था। कबीलों की व्यवस्था श्रेष्ठ थी, शासकों को। यानी आदिम साम्यवादी व्यवस्था में मनुष्य के कोई परिवार नहीं थे, सभी सामूहिक रूप से रहते थे। स्त्री पुरुष में कोई समानता नहीं थी, मिलजुल के रहते थे। न कोई लुटेरा था, न कोई शासक था, सब शांति का जीवन थे, क्योंकि किसी प्रकार का ज्ञान व्यवस्था। आगे चलकर प्रकृति ने मानव के अंतर्द्वैत के औजारों को जन्म दिया। नए नए औजारों का आविष्कार हुआ। मनुष्य ने आग जलाना, जानवर पालना, बर्तन बनाना, पौध उगाना सीख ली। पौधे उगाना खेती की तरफ पहला कदम था। इसके परिणाम स्वरूप एक तरफ तो अलग अलग कबीलों के लोग अलग अलग पेशे में हो गए और दूसरी तरफ कबीलों में लड़ाई शुरू हो गई। एक नए कामों में पहले ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, उस लड़ाई पर मांग पूरे जरूरत से ज़्यादा उत्पादन करना पड़ता। अब पहले से अधिक काम की जरूरत पड़ी। कबीलों में आपस में लड़ाइयाँ भी होती रहती। इन लड़ाइयों को काम करने वालों को कमी पूरा किया। हारे हुए लोगों को गुलाम बनाकर उनसे काम लिया जाने लगा। इस प्रकार सामाजिक कार्य के बंटवारे ने समाज को बांट दिया। समाज 2 वर्गों में बट गया, मालिक और दास। अब समाज में एक ऐसा वर्ग पर दूसरों की मेहनत पर ज़्यादा ध्यान। यानी आदिम साम्यवादी कबीलों पर डिपेंड थी, परंतु ये व्यवस्था ज़्यादा दिन नहीं थी। धीरे धीरे इनमें भी आपस में संघर्ष होने लगे। एक जो शक्तिशाली थे वो मालिक बन के रहने लगे, दूसरा जो कमज़ोर तबका था वो दास बन के। इस प्रकार समाज 2 वर्गों में विभाजित हो गए। ये थी आदिम साम्य। न इस समय किसी प्रकार का कोई नॉलेज था, न कोई सभ्यता थी, न संस्कृति थी। केवल और केवल एक दूसरे के मिलजुल कर और शोषण नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ये था आदिम समय। इसके बाद में दास युग। जैसा कि ऊपर कहा जाए, प्रारंभ में साम्यवादी व्यवस्था थी, इसके पश्चात व्यवस्था बदले और दास युग प्रारंभ। कृषि व्यवस्था के साथ व्यक्तिक संपत्ति का श्री गणेश हुआ। साथ ही श्रम विभाजन प्रारंभ हुआ।
श्रम विभाजन ने परजीवी को जन्म दिया। कुछ लोग जबरदस्ती लोगों को दास बनाकर शारीरिक श्रम से उनसे कार्य करवाने लग गए। आमोद प्रमोद, विद्या, कला, राजनीति आदि में बिताने लग गए। आदिम वर्गहीन समाज स्वतंत्र नागरिक और दासों के दो वर्गों में विभक्त हो गया। दास युग में मालिक का दास पर वैसा ही हक होता था जैसे मकान, जमीन जाता। यानी दास युग में पशुओं की तरह बिका। दास की पत्नी, बच्चे मालिक की वस्तु कहलाते थे। दास युग में मालिकों की संख्या कम होती, दासों की ज़्यादा होती।